नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। सरकार ने कल ये जानकारी दी कि एक डोज लगाने से वैक्सीन की करीब 96% तक की, बल्कि कहें 96.5% की आपको सुरक्षा मिल जाती है मौत से। और वहीं अगर दोनों डोज वैक्सीन की लगाए हों तो 97.5% की सुरक्षा मिलती है। इस डेटा से यह पता चलता है कि वैक्सीन असरदार है और इसी बात को बलराम भार्गव, जो कि डीजी हैं आईसीएमआर के, उन्होंने ये बात दोहराई है। उनका कहना है कि टीका लेने वालों को मौत का खतरा काफी कम हो जाता है और ये पहली डोज और दोनों डोज लिए जाने के बाद के आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज और हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रचना कुचेरिया, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं और फाउंडर हैं डॉक्जीनी टेलीमेडिसिन की। साथ में हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कुचेरिया, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आंकड़े जो सरकार की तरफ से अभी दिए गए हैं, ये अप्रैल से अगस्त के बीच में लिए हुए आंकड़े हैं और सरकार ये भी कह रही है कि जो मौतें हुई हैं वो ज्यादातर दूसरी लहर में वो हैं जिन्हें टीका नहीं लगा था। उस वक्त टीके कम ही लगे थे, इसलिए मौतें भी ज्यादा थी। लेकिन ये आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं अभी? धन्यवाद अंजलि जी, मुझे बुलाने के लिए। तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक संदेश सरकार की तरफ से आया है, जो जैसे कहते हैं सहकर्मी मेरे जो समाज हेल्थ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं, ये जो संदेश है मुझे तो एक आशावादी संदेश लग रहा है। यानी कि रादर देन जिसे कहते हैं कि विज्ञान पे, ठोस विज्ञान पे, वरिष्ठ सार्वजनिक जो कि पीयर रिव्यूड सहकर्मियों की समीक्षा से जो प्रूव किया जाता है, पीयर रिव्यूड साइंस के बेसिस पे नहीं है, ये एक आशावादी संदेश है। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए ताकि इसकी गलत व्याख्या ना हो, ना सोशल मीडिया में, ना लोगों के मन में एक झूठा आश्वासन ना मिले उनको और एक गलत तरह की शालीनता ना आ जाए। जैसा कि आपने ठीक कहा कि जब विज्ञान की चीज ठोस विज्ञान से जाती है, जब वो पीयर रिव्यू होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और उसका हमें संदेश इस बयान से नहीं मिल रहा है। एक आपको उदाहरण दूंगी जिसका आपने भी संकेत किया, मौतें। तो ये तो अब कई बार प्रूफ हो चुका है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत ही अंडरमाइंड है। जैसे जो आंकड़ा आ रहा है उससे करीब 40% ज्यादा, 40 गुना ज्यादा मौतें कई क्षेत्रों में हुई हैं। एमपी यूपी में, केरल में भी 1.5 गुना ज्यादा, जहां की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ये हुई हैं। तो ये सब ये डेटा को एनालाइज करते हुए ध्यान में रखा गया। केरला का क्या डेटा है, हॉस्पिटल्स में क्या उन्होंने कलेक्ट किया ये डेटा कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन नहीं है। बहुत सारा जो रूरल इंडिया है हमारा, जो गांव है, वहां पे कई मौतें घरों में हो जाती हैं, तो उसका कैसे ध्यान रखा गया। तो मैं यही कहूंगी संक्षिप्त में कि इस समय ये एक आशावादी संदेश है, मगर अगर कहा जाए कि ठोस विज्ञान पे आधारित है तो उसके लिए उसको जांच लेने के लिए या उस पर बयान करने के लिए मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। जी, अब ये बात भी सही है डॉक्टर रचना कुचेरिया, क्योंकि डेटा अगर जारी होता तो वो बेहतर रहता, सभी लोग उसको देख सकते हैं और जैसे कह रहे हैं पीयर रिव्यू बहुत अहम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर लहरिया, ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन कारगर है, ये जो एक मेन मैसेज है, वो शायद कहीं ना कहीं, चाहे यहां का डेटा हमारे पास ना हो हिंदुस्तान का, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड ओवर का डेटा है और रियल वर्ल्ड डेटा है जो वहां खास तौर पे इंग्लैंड अपना डेटा बहुत रेगुलरली रिलीज करता है और उससे पता चलता है कि वैक्सीन कारगर है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो सभी कारगर है। हम यह भी जानते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं वो इन्फेक्शन या संक्रमण को नहीं रोकती हैं उस हद तक, लेकिन जो मध्यम से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकती हैं। और इनकी एफिकेसी जो पाई गई है 55 से 95% निर्भर करता है कि कौन सी वैक्सीन है। लेकिन मैं इस संदर्भ में फिर से उसी डेटा पर जाऊंगा कि 96.6% सिंगल डोज के बाद मृत्यु कम हुई और 97.5% डबल डोज के बाद, और इसको इफेक्टिवनेस कहा जा रहा है।
तो इसको थोड़ा सा सावधानी से बात करनी होगी, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि जो वैक्सीन एफिकेसी होती है वो हमेशा अधिक होती है और इफेक्टिवनेस उससे कम होती है, क्योंकि जो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं उसके आधार पर एफिकेसी निकाली जाती है और उसमें सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ में जिन लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं या जो इलाज पर चल रहे हैं, जो उनको पहले से ही एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वैक्सीन को भी एक पर्याप्त सही तापमान पर रखा जाता है, सब कुछ एक सलीके से किया जाता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितनी एफिकेसी है। तो उसके बाद ज़्यादातर और सारी दुनिया से उदाहरण आ रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस है वो एफिकेसी से कम होती है, लेकिन भारत में हमने सुन रहे हैं कि 96% या 97% इफेक्टिवनेस है, तो मेरी राय में इसको इफेक्टिवनेस नहीं कह सकते। हाँ, यह सच है कि जो उपलब्ध डेटा सरकार के पास है उसने उसको इस्तेमाल करते हुए आंकड़े निकले हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं और उसका एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उससे पालन किया जाता है। तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि इतना बचाव करती है, जैसे डॉक्टर कोचेरिया ने भी कहा, लेकिन कोई शक नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह कारगर हैं और जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे उनमें मृत्यु की दर, गंभीर बीमारी की दर बाकी व्यक्ति जिनमें वैक्सीन नहीं लगी है उनसे काफ़ी कम होती है। फिलहाल हम देख भी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में माना जा रहा है कि फिलहाल जो नई वेव चल रही है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों की पेंडेमिक है। तो उसी तरह से हमें सावधानी बरतनी है कि भारत में भी वैक्सीनेटेड लोग काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन उनको कुछ अन्य कदमों का पालन करना है। अनवैक्सीनेटेड लोगों को रिस्क है और उनको वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित है, कारगर है। बिल्कुल, और शायद यही मैसेज सरकार की तरफ से भी भेजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खासतौर पे डॉक्टर कोचेरिया, अगर हम जैसे अमेरिका का उदाहरण देखते हैं, वहां जिन राज्यों में अनवैक्सीनेटेड लोगों का प्रतिशत ज्यादा था, वहां इस बार वेव दिख रही है। तो और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति अपील कर रहे हैं कि ये आपकी कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, आपको ये लगवाना पड़ेगा, तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो, तो मेरे ख्याल से होता है कि सरकार अपनी तरफ से ये एक वक्त रहते रहते रेगुलरली कुछ ऐसे मैसेजिंग करती रहती है। बिल्कुल सही, मैसेजिंग करनी बहुत जरूरी है, मगर जब सरकार की तरफ से आती है, चाहे वो हमारी हो चाहे यूएस की हो, और उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठते हैं, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो स्टेटमेंट आ रहा हो वो ऐसा ठोस हो कि उस पे बेबुनियाद और अलग तरह की अफवाहें ना उड़ें और गलत चीज ना हो कि लोग ऐसा सोचशालीन होकर बैठ जाएं कि हम एक डोज लगवा लें। जो आपने बात की थी कि पूरे विश्व से डेटा आ रहा है, वो डेटा 2 डोज का है। हिंदुस्तान से भी डेटा है, तमिलनाडु पुलिस स्टडी है, गंगाराम स्टडी है, पीएचई इंग्लैंड की आपने बात की, ये 2 डोज का डेटा है। और जब 1 डोज का डेटा आया, जैसे डॉक्टर लहरिया ने भी कहा है, तो पहले डोज का डेटा तो 60 से 82-85% का आ रहा है, और वो भी एफिकेसी स्टडी में। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के हमारे मन में थोड़ा सा ये प्रश्न जरूर उठता है कि ऐसा जब हम संदेश दें तो उसको कैविएट के साथ दें, उसको ध्यान के साथ दें, ताकि लोग गलत ना समझ लें और 1 डोज लगवा के बैठ जाएं। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो मेरे जो कोलीग्स हैं जो रूरल इंडिया में जो गांवों वगैरह में इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं, दूसरी डोज की समस्या ये आ रही है। लोगों ने पहली तो लगवा ली और हमने आंकड़े भी देख रहे हैं 55% पहुंच गया। दूसरी डोज में एक तकलीफ आ रही है जिस पे ध्यान देना जरूरी है कि पहली डोज के बाद अगर लोगों को वैक्सीन साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हल्का बुखार वगैरह, तो ठीक से गोलियां नहीं मिल रही, शायद 2 ही मिल रही हैं, उनको ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है AEFI का, तो उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी उस पर करने की जरूरत है, ताकि सेकेंड डोज की जो हेजिटेंसी है वो ना बन जाए, और वो ऑलरेडी देखने में आ रही है। दूसरी बात ये दिख रही है जो ऑन ग्राउंड लेवल पे कि अभी भी टीका काफी नहीं है। बहुत लोग हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार लाइनों में लगे हैं दूसरा डोज टीका लगवाने, तो टीका नहीं पर्याप्त मात्रा में उनको मिल पा रहा है। तो इन दोनों चीजों पे भी ध्यान देना है कि ये जो आंकड़े बाहर से आ रहे हैं आपके पास, ये ज्यादातर 2 डोज के बाद आ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, यूएस का जो अभी पैंडेमिक वेव चल रहा है, जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं, जो हमारे कोलीग्स कह रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 99-100% मरीज जो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो रहा है, उसको टीका नहीं लगा है। तो एक संदेश ये जरूर है कि टीका जरूर लगवाइए, पहला और फिर दूसरा। बिल्कुल, और संदेश शायद आप जो कह रही हैं कि दोनों टीका लगवाना, ये ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर लहरिया, कहीं ना कहीं जब आप मन में तो ये आ ही सकता है किसी के भी कि जब दोनों से बराबर ही मिल रही है तो 2% के लिए 2 डोज क्यों लगवाएं, और इस तरह का असमंजस शायद अवॉइड किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमें एक ही बात को बार बार दोहराना होगा कि वैक्सीन के कई पर्पज होते हैं, और उनमें से है गंभीर बीमारी को बचाना, मृत्यु को बचाना।
मृत्यु की दर ऐसे भी काफी कम होती है बीमारी में, लेकिन मध्यम से गंभीर बीमारी 100 में से 20 लोगों को हो सकती है। इसलिए मध्यम से गंभीर बीमारी रोकना है तो उसके लिए दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है। इन जनरल भी हम कहते हैं कि एक डोज के बाद इतना इफेक्टिवनेस है, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्भर करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा जो रिकमेंडेड इंटरवल है उस पर समय से दोनों डोज लगवाइए। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम हो जाता है कि ये आंकड़े जो आए हैं इसे सही तरीके से आप समझें। सरकार चाहती है कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन दोनों डोज लगाएं, ये अहम हो जाता है। तो ये ना सोचें कि एक डोज से ही अगर आपको मौत से इतना बचाव मिल रहा है तो 2 डोज लगाने का क्या फायदा, ये अहम हो जाता है आपके लिए जानना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। महामारी शुरू होने के बाद से स्कूल बंद हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जो उनकी आंखों पर असर डाल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, घंटों फोन पर बिताना, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी का ज्यादातर समय ऑनलाइन बीत रहा है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के आदि चंद्रा महामारी से पहले करीब 2 घंटे स्क्रीन पर समय बिताते थे, अब करीब 12 घंटे आंख की परेशानी से जूझ रहे हैं। पैंडेमिक के पहले मैं 2-3 घंटा कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहा था, और अभी पैंडेमिक में क्योंकि ऑनलाइन स्कूल के वजह से मैं 11-12 घंटा स्क्रीन पर देख रहा हूँ। और स्क्रीन टाइम की वजह से मेरे को सर दर्दने लगा, मेरे को आँख दर्दने लगा, और मेरे को चक्कर और उल्टी जैसी फील होती है। बीते करीब 1.5 साल से स्क्रीन टाइम बढ़ने से सबसे ज्यादा बच्चों पर असर पड़ा है। काफी संख्या में बच्चे मायोपिया का शिकार हो रहे हैं। मायोपिया आंखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ नजर आती हैं, किंतु दूर की निगाह धुंधली हो जाती है। बच्चों में हम देखते हैं कि ड्राई आईज बहुत कॉमन हो चुका है और आई इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चे एंग्शियस और डिप्रेस भी लग रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मायोपिया, जो माइनस पावर बढ़ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे की सालों में। बहुत सारे बच्चे -1, 2 से लेकर सीधे -4, 5 तक जा रहे हैं, और उसमें सबसे कॉमन एज ग्रुप है 6 से 10। ये जो एज ग्रुप है ये ग्रोइंग एज है। इस समय मायोपिया बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, और ऑनलाइन की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उषा जौहरी बताती हैं कि वो एक दिन में ऐसे 10 बच्चों का इलाज कर रही हैं। 2 साल पहले हफ्ते में 15-20 पेशेंट्स देखते थे। अभी हम लोग एवरी डे, हर रोज 8 से 10 पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल देख रहे हैं इट शुड बी 1 फीट अवे, अगर लैपटॉप देख रहे हैं इट शुड बी 2 फीट अवे, अगर टीवी देख रहे हैं इट शुड बी 10 फीट अवे। लास्ट 2 सालों में हमने पैंडेमिक में देखा है कि पेरेंट्स जो हैं काफी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं कंप्लेन्स लेके कि हमको दिखता नहीं है बराबर, और आंख में से पानी आता है, लाल रहती है। हम सेम प्रॉब्लम्स हमको एडल्ट्स में भी आ रहा है कि वो कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं उनको। और जब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो आंख को ज्यादा मॉइस्ट रखा करो, आंख जो है ब्लिंक किया करो ज्यादा। आंख ब्लिंक करने से आंख ड्राई नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपका खुद से मैनेज कर सकते हैं घर पे। करीब 4 से 6 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई और फिर दूसरी क्लासेस, ऑनलाइन मोबाइल गेम, टीवी, ये सब मिलाकर बच्चे करीब 8 से 9 घंटे स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। जबकि जानकार कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अपनी वैक्सीन का डोज जरूर लें और 2 डोज जरूर लें और मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।